जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम आपकी परीक्षा 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज दृष्टि आईएएस का ये टेस्ट नंबर 16 है। और यह टेस्ट खास तौर पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री व थोड़ा करंट अफेयर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पर हमें फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए रखा है। अगर आप टेस्ट सीरीज पेड लेना चाहते हैं, खासतौर पर सीसैट का, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा बच्चे, अगर आप दे रहे हैं, अगर आप जीएस का भी नहीं ले रहे हैं तो लेकिन सीसैट का आप जरूर पैड लें, जो कि आपको मात्र और मात्र 500 रुपये में 10 टेस्ट सीसैट के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जी हाँ, कितने टेस्ट? 10 टेस्ट 500 रुपये में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप इस टेस्ट को अवश्य लें बच्चे, ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करना। देखो, सीसैट में अगर आप ले लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी ये होगा। तो चलिए समय न गवाते हुए जीएस का ये जितना भी पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं, समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए स्टूडेंट्स, आपको वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि उपयुक्त में से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल थे। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पर आप चाहेंगे तो क्या लग जाएगा, एलिमेंट मेथड भी आपका यूज हो जाएगा। जैसे बर्मा, जी हाँ, बर्मा को पृथक किया गया था। अब देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर अब आपको पता चलेगा ये भी नहीं होगा, तो डी आंसर होगा। ठीक है, बर्मा बिल्कुल हुआ था, बर्मा हुआ था उस समय, आप देखोगे अलग हुआ था, तो ये बात एकदम सही है। जो महालेखाकार की नियुक्ति की गई थी प्रांतों में द्विसदनीय, देखो आप यहाँ पर जरा समझना, ये है द्विसदनीय व्यवस्था, एक है द्वैत शासन। तो प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था थी और केंद्र में, प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन करके कहाँ पर लगाया गया था? केंद्र में लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे बच्चे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ही आपसे कहा था शक्तियों का पृथक्करण। क्या था? शक्तियों का पृथक्करण। यहीं पर आप पढ़ते हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और साथ ही साथ केंद्र में द्वैत शासन। अन्य प्रावधानों की बात कर लें तो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, संघीय एक जो न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी, दो नए प्रांत उड़ीसा और सिंध की भी स्थापना की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शंस। चलिए देखिए, आपको ऑप्शंस भी दिख रहा है और क्वेश्चन भी दिख रहा है। ठीक है, छोटा है सही, लेकिन हम आपको पूरा क्वेश्चन दिखाएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है 3 स्टेटमेंट देकर के कौन सा सही है। पहला, भारत के संविधान में मूल रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के प्रबंधन या प्रावधान शामिल नहीं थे, जिन्हें बाद में प्रथम संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है बच्चे? तो आप कहोगे जी नहीं, ये बात एकदम गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है। तो पहला वाला क्या है, ये गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से अल्पसंख्यकों की बातें हो रही थी। ठीक है, जो कि 1956 में आप देखेंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त और माध्यमों को जोड़ने का प्रयास किया गया था प्रथम संविधान संशोधन से, लेकिन ये ऑलरेडी पहले थे। ठीक है, जो आर्टिकल 350 आप उसको पढ़ेंगे तो ये इसमें ऑलरेडी थे। अब देखो, जहाँ पर 3, ठीक है, जहाँ पर 1 है वो गलत हो जाएगा, आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। अब या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर सी होगा। अब देखो, ये निश्चित है कि इसमें तीसरा सही है, क्योंकि दोनों जगह। अब दूसरे पर देख लेते हैं। संविधान के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी चाहिए। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रखा गया है कि ऐसा होना चाहिए। जबकि इसमें बनाया गया कि भाषाई अल्पसंख्यक को नामित किया गया, और ख़ास तौर पर आप देखोगे अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकारी के पद पर लिए कोई अर्हता निर्धारित ही नहीं की गई है। तो यहाँ पर दूसरा भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, मतलब कि भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको प्रस्तुत करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, मैच वैसे से थोड़ा दूर रहें आईपीएल से, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के बारे में आपसे पूछा है। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, ये बताइएगा। 33 आपने पढ़ा होगा। कह रहे हैं कि यह संसद को भारत के राष्ट्रपति पूर्व स्वीकृति के साथ सशस्त्र बलों के सदस्यों के उन्मूलन अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। तो देखो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये अर्धसैनिक बल और पुलिस बलों के खुफिया एजेंसी के लिए सेवाएं और सदस्यों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको प्रतिबंध या निरस्त करने का प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है? उनको निरस्त करता है। और ख़ास तौर पर भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। बल्कि संसद ही इस पे करती है, यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं होती है। तो पहला गलत है। यह संसदीय कानून के अनुसार उस क्षेत्र में मूल अधिकारों के प्रतिबंध का भी प्रावधान करता है जहां मार्शल लॉ लागू है। देखिए बच्चे, यहाँ पर अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो जो मार्शल लॉ के तहत में क्षेत्रीय जो मूल अधिकार होते हैं उसके प्रावधान संविधान के आर्टिकल 33 में तो दिए गए, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 34 में दिए के रखे हैं, ठीक है। ये आपके जो मार्शल लॉ है ना, ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं? मार्शल लॉ। तो आप पढ़ते हैं बच्चे आर्टिकल कौन सा? 34, तो उसमें है, ना कि 33 में। तो दोनों गलत है, पूछा है सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है बच्चे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 1 सेकेंड। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि पूरा आपको देखने के लिए। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि निर्देशक सिद्धांत उनके संगत संवैधानिक संशोधन सही सुमेलित है। आइए देखते हैं। जैसे कि 43A आप पढ़ते हैं, 39A आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब जब आप पढ़ते हैं तो इसी में आपको मिलता है 76वां संविधान संशोधन, चाहे वो 39A हो चाहे 48A हो, और ठीक है, ये सब आपको 42वें संविधान संशोधन जो था 1976 का, ये सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। गॉट इट? चलिएगा देखिए, कह रहे हैं आपसे कि समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त और विधिक सहायता प्रदान करने की जो बात की गई है, संविधान का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल कौन सा है? 39। बिहार का एक केस हुआ था, उसमें ये सामने आया था। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आय स्थिति सुविधाओं और अवसर में असमानताओं को कम करना। देखो यहाँ पर अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले तो ये भी आपका सही है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक आर्टिकल आपको मिलेगा 38, ठीक है, ये था। और इसी के तहत इसी में कई ऐसे प्रोविज़न रखे गए और उसकी जो भाषा थी उसको भी बदलने का प्रयास किया गया। तो ये बात भी एकदम सही है। पर्यावरण का संरक्षण और सुधार के लिए भी वन्य जीव, देखो अब जब 48 आप 48 पढ़ते हैं, 48, तो उसमें इसकी बात को रखा गया है, ठीक है, जो तीसरा स्टेटमेंट है। तो ये 48 का है 42वें संविधान संशोधन से, 86वें से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा गलत है। किससे है? ये भी 42 से है। और संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं कौन सा? 48A, ठीक है। तो तीसरा गलत है। सहकारी समितियों के लिए लोकतांत्रिक एवं स्वायत्त संचालन को बढ़ावा देना, 97वां संविधान संशोधन, ये लाया गया था 2011 में। और आपने एक शब्द, एक आर्टिकल पढ़ा होगा, सॉरी आर्टिकल पढ़ते हैं 30, जो आपका बी है, उसमें इसका चर्चा प्रचार की गई है। तो यहाँ पर कितने सही हैं? 1 2 4। तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब कि आपसे क्या पूछा गया? सही बताना है। तो तीसरा जहाँ उसको कट कर दो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 5 विजिबल हो रहा है। कथनों पर विचार करें। अब ये कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन से संविधान के कार्य हैं? संविधान क्या क्या आपसे काम करवाता है? जैसे राजनीतिक अधिकार क्षेत्र की सीमाओं की घोषणा और परिभाषित करना। बिल्कुल, किसको राजनीतिक जो होते हैं उनको कितने अधिकार और राइट्स दे के रखे हैं, ये बात जरूर करता है आपका संविधान, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना और उनका विनियमन करना, बिल्कुल। राज्य की आधिकारिक धार्मिक पहचान, ठीक है, वो घोषित करना। देखो राज्य की जो धार्मिक पहचान है वो क्या है, उसको घोषित करना। जैसे भारत में अगर हम देखें तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सॉरी 1 सेकेंड, सेकुलर स्टेट आप लिखें
तो पंथ निरपेक्ष लिखे, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखेंगे इसको, पंथ निरपेक्ष आप लिखें, ठीक है। तो ये भारतीय राज्य है, कई क्योंकि इसमें धर्म तो है, पंथ हैं उनके छोटे बड़े। चौथा स्टेटमेंट है कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करना, बिल्कुल नागरिकों के जो अधिकार हैं उनकी बात करता है, फंडामेंटल राइट्स, डीपी और कर्तव्य तो बाद में जोड़ेंगे लेकिन फंडामेंटल राइट्स है। राज्य को सामाजिक और आर्थिक लाभों के लिए प्रतिबद्ध करता है। तो यहाँ पर सभी सही है, मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कुछ इसमें लोड तो लेने वाली बात थी नहीं। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर अवश्य दें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6। भारतीय संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसकी बात कर रहा है? धर्म की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई है और ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रहा है बच्चे, इसको आवश्यक रूप से पढ़ के जाइएगा। चाहे वो संविधान का आर्टिकल कितना है आपका 25 से 28 तक जो है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार प्रदान करके धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। सामूहिक तो है 26 में और व्यक्तिगत है वो आपका 25 में, और टैक्सेशन की जो बात की गई है वो आपकी की गई है किसमें? 27 में। तो पहला एकदम सही है। अनुच्छेद 25 के विपरीत अनुच्छेद 26 के तहत अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, अन्य मूल अधिकारों के अधीन आते हैं। क्या ये आपके इस धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में आपको रखे गए हैं? ये 25 से 28 तक रखे हैं? जी नहीं, क्योंकि आप देखोगे 25 से 26 में दोनों की व्यवस्था नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन है, लेकिन अगर इसके विपरीत ही हम देखें तो ऐसा कोई संबंध इसमें प्रावधानों से नहीं रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सेकंड गलत है, पहला सही है, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत की संसदीय जो प्रक्रिया है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चे। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है आपका, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ संकल्प देके रखे हैं, मतलब कि प्रस्ताव देके रखे हैं। देखिए, जो आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है उसकी बात कर रहा है। तो ये ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव होता है बच्चे, इसका उद्देश्य होता है किसी मंत्री या किसी तत्कालिक मुद्दे पर आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करने के लिए। नहीं, ये क्या है कि ध्यान आकर्षण के लिए कर दिया जाता है किसी विशेष मुद्दे पर। उसको एक तरीके से मैं कहूँगा कि उस पर तत्काल आवश्यकता पर आप देखोगे चुनाव होना चाहिए, उस पर डिस्कस होना चाहिए। तो ये आपका पहला गलत है। जहाँ है एक उसको कट कर दो, आंसर आपका मिल गया। तो ये गलत है, ये गलत है, मतलब कि बी सी डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 3। दूसरा है स्थगन प्रस्ताव, इसके लिए 50, बिल्कुल ये बात सही है, 50 सदस्यों के समर्थन आवश्यक होता है और इसमें निंदा जो आप देखोगे तत्व शामिल होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो समापन प्रस्ताव होता है यह चर्चा को समाप्त कर देता है और पारित हो जाता है, तो इस मामले में तुरंत मतदान के लिए लाया जाता है। निंदा जो प्रस्ताव है बच्चे, ये लोकसभा में पारित किया जाता है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, ऐसा नहीं है। फिर इसको निंदा प्रस्ताव के बाद में इसको क्या करना होता है, आपका विश्वास प्रस्ताव लाना होता है, फिर उसके बाद में चीज़ें होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको मिल रहे हैं। पहला है कि लॉबिंग याचिका और सार्वजनिक अभियान द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करना। देखो, जो ये लॉबिंग का मतलब यहाँ पर दबाव समूह की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो ये पहला वाला स्टेटमेंट है ये आपका क्या है? गलत है बच्चे। क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका सरासर आप देखोगे गलत है, ठीक है। दूसरा है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने और चुनावों के माध्यम से सरकार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये किसकी बात करता है? ये आपका राजनीतिक दल की बात करता है, ठीक है। सॉरी, किसकी बात यहाँ पर हो रही है? दबाव समूह की बात हो रही है और इसके कार्य है। तो पहला देखो सही है, यहाँ पर मैंने देखा नहीं था, ये जो पहला है, पहला यहाँ पर आपका सही है कि अगर राजनीतिक दल की बात आप करोगे, जो समूह है उनकी बात करोगे, सॉरी, ठीक है, जो दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप जिसको हम कहते हैं, सोशोलॉजी में इसको पढ़ने का बहुत अच्छे से मौका मिलता है, क्योंकि ये सरकार की समस्त पॉलिसी और नीतियों को प्रभावित करते हैं। जैसे राकेश टिकैत, ठीक है, जो आपके संगठन है कृषि भारत किसान यूनियन का, तो उसमें तो लॉबिंग जो होती है ये याचिका और सार्वजनिक अभियान द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करना होता है, बिल्कुल
राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, नहीं, इनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अब देखो एलिमेंट मेथड लगाओ इसमें, जहाँ नंबर 2 है उसको कट कर दो, तो आंसर बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, और सॉरी आंसर ए, सी और डी नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन भी इसमें सही है स्टेटमेंट कि अपशिष्ट हित आधारित मुद्दों पर जनता और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है कौन, प्रेशर ग्रुप दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके संबंधित उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दे के रखे हैं और उनके न्यायिक क्षेत्र दे के रखे हैं, बताइए। दादर और नगर हवेली बॉम्बे उच्च न्यायालय के तहत आते हैं, जी हाँ। अंडमान जो निकोबार है कलकत्ता उच्च न्यायालय के तहत आते हैं, जी हाँ। जो आपका पड्डीचेरी है ये केरल के तहत नहीं आता है, ये मद्रास के तहत आता है। किसके तहत, मद्रास। 3 जहाँ पर है वो गलत हो जाएगा, नंबर 3 को कट करें, आंसर इसका आप निकाल लेंगे। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय है उसी के तहत आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये बात सही है, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी जो है बच्चे, ये आप देखोगे जो पुडुचेरी है, ठीक है, ये मद्रास के तहत आता है पुडुचेरी, और केरल के तहत जो आता है वो आता है लक्षद्वीप, ठीक है। क्या आता है, लक्षद्वीप, तो इसको ध्यान में रखना है। पुडुचेरी के मद्रास और लक्षद्वीप केरल। तो यहाँ पर कितने सही हैं, 1, 2 और 4, तीसरा इसमें गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सरकार के संज्ञा और एकात्मक रूप से विशेषताओं के बीच अंतर का सटीक वर्णन करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा एकात्मक सरकार कौन सी होती है, संघात्मक सरकार कौन सी होती है, पॉलिटिका तो आपने रिवीजन दबा के करा होगा, और मैंने इतने टेस्ट आपको लगवा दिए, तो इसका आंसर आपसे बनता है कमेंट्स बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 का आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और करेक्ट आंसर दें, बहुत ईजी है बच्चे। देखो एकात्मक जो सरकार होती है उसमें शक्तियाँ केंद्र के हाथ में हो जाती है, संघात्मक सरकार में शक्तियाँ सभी के हाथ में होती हैं। एक संघीय प्राणी सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में शक्तियों के विभाजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि बिल्कुल जब संघात्मक सरकार होती है तो बिखरा हुआ होता है शक्तियाँ, मतलब कि वितरित होती हैं। एकात्मक सरकार में केंद्रीकृत सरकार होती है। तो आप बताओ 10 का करेक्ट आंसर मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको फुल क्वेश्चन दिखे, ठीक है, बताइए। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर दें। Union Territory High Courts and Jurisdiction. Which of the following best describe the difference between the feature of federal and unity from the government? ये आपको इसका करेक्ट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 का, कमेंट्स करना है बच्चे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। संयुक्त जो राज्य लोक सेवा आयोग होती है जिसके अध्यक्ष को शपथ या फिर मैं कहूँगा कि सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिलाई जाती है, तो उस पर क्वेश्चन पूछा है। एक JSPSC एक संवैधानिक निकाय है। देखो ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखना, ये एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसको संवैधानिक निकाय है और इसको एक्ट के माध्यम से जब राज्यों ने सिफारिश की थी तब इसको लाया गया था। तो पहला गलत है, तो आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। JSPS के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ है नहीं बच्चे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मैं आपसे करवाऊंगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे भारत में लोक अदालतों, देखो लोक अदालतों को खासतौर पर सिविल जो मामले होते हैं उस पर पूर्ण अधिकार दे के रखे हैं। लोक अदालतें लंबित आप देखोगे न्यायालय मामलों के साथ साथ पूर्व विवादित निपटान चरण में विवादों को सुधारे पूर्ण समाधान के लिए ले सकती है। जी हाँ, ये इसका काम होता है, बिल्कुल यहाँ पर ये काम इसको कर सकती है। लोक अदालत का निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है, लेकिन इसके विरुद्ध 30 दिनों के भीतर जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। देखो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम निर्णय एकदम बाध्यकारी है, ठीक है। इसके निर्णय के विरुद्ध आप क्या है किसी भी न्यायालय में अपील नहीं जा सकते, तो इसको ये भी ध्यान में रखना। ये देखो पहला इन्होंने कहा है कि
लोक अदालत का निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है और 30 दिन के अंदर देखो अपील जा सकती है, ठीक है। पहली बात तो इसके नहीं जाती है क्योंकि इसमें जो जजेस होते हैं वो सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके सब रिटायर्ड जजेस यहाँ पर आते हैं। तो लोक अदालत के निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके विरुद्ध आप कहीं ना कहीं उच्च या किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। हालांकि इसमें कोई पक्ष असंतुष्ट होता है तो वे नए सिरे से मुकदमा दायर कर सकता है, लेकिन यह लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता, ठीक है। दोबारा कर सकता है, लेकिन अगर उसको लगता है कि मैं यहाँ पर संतुष्ट नहीं हूँ तो आगे अपील कर सकते हो आप, लेकिन इसके निर्णयों के विरुद्ध नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है इकोनॉमी से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार को निधियों के अधिशेष अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो पहला जो स्टेटमेंट है, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो अभी हाल ही में क्या है ना, सरकार लगभग आप देखोगे आरबीआई जो है सरकार को लगभग आप देखोगे कितना 2.1 लाख करोड़ रुपए क्या कर रही है, दे रही है केंद्र सरकार को। किसके तहत ये कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अनुसार रिजर्व बैंक अपने अधिशेष निधि को सरकार को हस्तांतरित करता है। बात एकदम सही है। ये इनके अंदर मतलब कि सरकार और आरबीआई के बीच में ये संशोधन भी हुआ था, मतलब कि एक अमेंड भी हुआ था इस पर, ठीक है, एक एक्ट भी लाया गया था। अधिशेष की गणना बिमल जनाल समिति द्वारा अनुशासित आर्थिक पूंजी ढांचे मतलब कि ECF का उपयोग करके की गई थी। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका सही है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे मतलब कि ECF की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए। तो इसकी प्रत्येक समीक्षा भी होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए ख़ासतौर पर कदम उठाए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चे कि आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। रिजर्व बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें कितना है 5.5 से 6.5 इतने परसेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें कई तरीके से आकस्मिक जोखिम बफर जो आता है जिसको CRV कहते हैं, तो उसको बनाए रखना प्रत्येक 5 वर्ष में आर्थिक पूंजी ढांचे EPF की समीक्षा करना होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो जो आपका थर्ड है वो गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। पूछा आपसे क्या है कितने कथन सही हैं, तो आपको हो गए केवल 2 सही हैं, बी। ये क्वेश्चन इजी एंड पीजी है बच्चे, ठीक है। आप इसका करेक्ट आंसर दें कमेंट्स बॉक्स में। बहुत इजी है ये, मुद्रास्फीति से क्वेश्चन है। आपने WPI CPI PPI पढ़ा होगा, ठीक है, आपने सब पढ़े होंगे। चलिए बताइए, मुद्रास्फीति ऋणी को लाभ पहुंचाती है जबकि ऋणदाता को हानि। जो ऋणी होता है मतलब कि ऋणी होता है, देखो बच्चे, जो ऋण लेता है, और ऋणदाता मतलब कि जिसने दिया है। इसका आंसर आप ही को बताना है। मुद्रास्फीति किसी देश के निर्यात योग्य वस्तुओं को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत निर्धारित करती है, मतलब कि उसकी कीमत को क्या कर देती है और उच्च करने का प्रयास करती है, ठीक है। क्योंकि निर्यात पर प्रभाव मुद्रास्फीति के वैश्विक बाजारों में निर्यात योग्य वस्तुओं की जो मूल्य प्रतिस्पर्धा की बढ़ती है और जिससे निर्यात की मात्रा में वृद्धि। देखो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा समझना, जब इन्फ्लेशन होती है ना तो वहाँ पर निर्यात की मात्रा में कमी हो जाती है, आयात बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी वस्तुएं महंगी हो रही हैं, तो कौन लेगा। मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन का कारण बनती है। देखो ये अवमूल्यन का, क्योंकि सरकार को फिर प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं, अवमूल्यन भी होता है, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी समझेंगे तो मूल्य ह्रास भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स करके। मैंने समझा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट। इजी जो क्वेश्चन लगेगा मुझे मैं आपको दूंगा, क्योंकि पॉलिटी बहुत बार मैंने आपको करवा दिया। इकोनॉमी के कई क्वेश्चन मैंने टेस्ट आपके साथ में चर्चा के बिंदु बना लिए। एक्सचेंज आप देखोगे जो आपकी ट्रेड्स फंड है ETF के संदर्भ में पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह प्रतिभूतियों का एक संग्रह है जिसे स्टॉक के समान एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। किसके समान? स्टॉक के समान। तो पहली बात एकदम सही है। ETF के शेयर मूल्य पूरे व्यापार दिन में उतार चढ़ाव करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड केवल दिन में एक बार बाजार बंद होने के बाद कारोबार में किए जाते हैं। पूछा सही, तो दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपोजिटरी रिसिप्ट के बारे में पूछा गया बच्चे आपसे, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। डिपोजिटरी जो आपकी रिसिप्ट है, डिपोज जो करते हैं मतलब कि DR,
यह एक पराक्रम्य प्रमाण पत्र होता है जो स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों के शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या ये बात आपकी सही है? तो आप कहोगे जी हाँ, ये बात एकदम सही हो जाएगी। डीआरएस आप देखोगी घरेलू मुद्रा में व्यापार करते समय अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी में निवेश करने को सक्षम बनाता है। क्या ये इसको सक्षम बनाने का प्रयास करता है? तो आप कहोगे जी हाँ, ये सक्षम बनाता है। सभी डिपोजिटरी रसीदें अत्यधिक तरल हैं और त्वरित प्रवेश या फिर निर्गम के अवसर प्रदान करती हैं। नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सभी नहीं होती हैं, कुछ ही होती हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर दे बेटा। आपको मैं बताना चाहता बच्चे कि कल मैं क्लास क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सका, क्यों आपको प्रोवाइड नहीं हुई, क्योंकि मेरे गले में दर्द था और इतना दर्द था बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मेरी तबीयत थोड़ी सी जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है ना, थोड़ा भी आउटपुट इधर होता है टेम्परेचर का, इधर उधर बढ़ा या फिर कम हुआ, तो उस समय मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा जुकाम वगैरह सा इस तरीके से हो जाता है बच्चे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हमसे सहन नहीं हो पाती बच्चे, क्या करें। ऋण जमा यहाँ पर पूछा गया है सीडी अनुपात के बारे में। अब देखो सीडी अनुपात है जो आपका ऋण, ठीक है, जमा अनुपात। ऋण जमा अनुपात का मतलब होता है कि जो बैंक है वो कितना ऋण दे रही है और उसको कितना वापस मिल रहा है। एनपीए तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये कई चीज़ें बताता है। जैसे पहला, यह बैंक में जमा उधार के अनुपात को दर्शाता है जिसका उपयोग ऋण देने के लिए किया जा सकता है। देखो ये ऋण जमा अनुपात का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि आपको बताएगा ना कि कितना दे रहे हो कितना ले रहे हो। पहला एकदम सही है। कम ऋण जमा अनुपात ऐसी स्थिति में ऋण की उच्च मांग का सुझाव देता है जहां जमा जो आप देखोगे वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी होती है। नहीं, यहाँ पर जो है ये जो कम ऋण अनुपात है, ठीक है, ऐसी स्थिति को दर्शाता है वहाँ पर ऋण की उच्च मांग नहीं होती है, निम्न मांग होती है। ठीक है, अगर निम्न मांग है तो आपका ऋण अनुपात भी कम है, और डिमांड अधिक है तो ये भी हाई होगा। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो आप कहोगे ए सही है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निधि कंपनियों के संबंध में पूछा गया बच्चे, किसके बारे में? जो आपकी निधि कंपनियां हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया, जैसे एनबीएफसी वगैरह के बारे में। ठीक है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए पहला अगर हम देखें निधि कंपनियां जैसे एनबीएफसी वगैरह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इन कंपनियों की स्थापना बचत को बढ़ावा देने और केवल अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए की जाती है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है आरबीआई से ऋण लेते हैं, तो ये खासतौर पर जो ऋण देती हैं ये खासतौर पर उन्हीं अपने सदस्यों को ऋण देने का प्रयास करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत होती हैं। हाँ देखो, ये पब्लिक लिमिटेड के रूप में आती हैं, परंतु कुछ इसमें से प्राइवेट भी होती हैं। ठीक है, तो दूसरा सही है। तीसरा है कि निधि को संचालित करने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा एकदम नहीं है, क्योंकि उन निधि रिजर्व को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो सख्त परिचालन और प्रकटीकरण आवश्यकता का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर गलत है। तो नंबर 3 देखो, आंसर बी नहीं होगा, डी नहीं होगा और ए नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 था। तो एलिमेंट मेथड से भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। लगाइए फिर क्वेश्चन। शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई त्वरित सुधारात्मक मतलब कि पीसीए जो कार्रवाई है उसके बारे में पूछा है। यूसीबी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क वर्तमान परिवेक्षीय कार्रवाई फ्रेमवर्क मतलब कि एसएएफ को स्थान लेगा। क्या ये इसका स्थान लेने का प्रयास करेगा? तो आपको जी हाँ, ये इसका स्थान लेगा। नया फ्रेमवर्क जो उन यूसीवीएस पर लागू होगा जिनकी जमा राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक की है, हाँ उन पर ये लागू होगा। कमजोर यूसीवी के लिए प्रत्येक आप देखोगे फ्रेमवर्क तब तक लागू किया जा सकता है जब तक कि वे लगातार 2 वर्षों तक घाटे की स्थिति में होते हैं। अगर आपको घाटा चल रहा है तो ये उस समय रखा जाता है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो आपको होगा डी, जहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गॉट इट? ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हम, ठीक चल रहे ना? आइए क्वेश्चन देखिएगा। वित्त अपराधों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, 20 नंबर 20।
वित्तीय अपराधों के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि इस फॉर्मिंग क्या है। इस फॉर्मिंग को बताना बच्चे क्या है। देखिए, ये खासतौर पर बड़ी लेन देन को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने की एक प्रक्रिया होती है ताकि नियामक जांच से वो बचा जा सके। तो ये खासतौर पर अभी जो धोखाधड़ी हो रही है तो इस फॉर्मिंग इसको कहा जाता है, क्योंकि ये टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं उससे। नेक्स्ट 21 नंबर, भारत में न्याय तक पहुंच के अधिकार के बारे में पूछा गया है, मतलब कि न्याय तक पहुंच का किस किसका अधिकार आपका दिया गया है। सॉरी बच्चे, न्याय तक पहुंच के अधिकार का भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। देखो, अगर आप 21 की बात कर लें तो 21 में स्पष्ट रूप से नहीं है, बल्कि इसका 21 के कई, देखो 21 अपने आप में एक छोटा संविधान आप कहोगे। आपने जो फंडामेंटल राइट पढ़े, जितने आपने फंडामेंटल राइट पढ़े और उसमें से जो नहीं पढ़ा वो सब 21 में, ठीक है, लगभग 34 से 35 है इसमें। तो पहला जो है, पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं एलिमेंट मेथड लगता है या नहीं। देखो लग गया, तो पहला गलत है। आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या है? बी, 2 और 3। क्यों? क्योंकि कानूनी सहायता न्याय तक पहुंच एक अनिवार्य घटक है और यह राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांतों के अनुच्छेद आप देखोगे 39A के तहत भी गारंटी प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब कि नालसा गरीबों और वंचित समूहों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता को वहाँ पर प्रदान करता है। तो यहाँ पर तीसरा भी सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। कथन और कथन 1 और कथन 2 वाला क्वेश्चन है बच्चे। देखिए, ये कह रहे हैं विलय का सिद्धांत एक सामान्य कानूनी सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि एक बार जब कोई उच्च न्यायालय अपील में आदेश पारित करता है तो निचली अदालत का आदेश उच्च न्यायालय में विलय हो जाता है। सही बात है, क्योंकि उसके जो डिसीजन होता है वो तो खासतौर पर उच्च न्यायालय के तहत ही समापन की तरफ चला जाता है। तो बात एकदम सही है। विलय केवल तब होता है जब उच्च न्यायालय निचली अदालत के निर्णय को रद्द करता है। नहीं, ऐसा नहीं है रद्द ही करे, वो विदाउट रद्द के भी वो कर सकता है। तो सेकंड गलत है यहाँ पर, पहला एकदम सही है। तो यहाँ पर आपका पहला सही था, दूसरा गलत था, लेकिन इंग्लिश मीडियम करेक्ट आंसर बताएं वीडियो को पॉज करके। अभी भी मेरी जो तबीयत है वो एकदम ठीक नहीं है, आपको आवाज़ से एक्चुअली पता चल रहा होगा, क्योंकि मेरी आवाज़ ख़ास तौर पर ऐसी नहीं है स्टूडेंट्स। जो मेरी आवाज़ रियल है आपको मालूम है, और थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के चलते आपको कुछ शब्दों का उच्चारण दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर क्या था बच्चे, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही था और सेकंड स्टेटमेंट गलत था। देखिए कैसे निकालेंगे, दोनों सही है नहीं, दोनों सही है नहीं, ये कह रहे हैं पहला सही है और दूसरा गलत है। जी हाँ, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो मैं आपसे आंसर चाहूँगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 23 है बच्चे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, करंट अफेयर में रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहे हैं आपसे पूछा गया है पेंगशो दर्रा हाल ही में जो समाचारों में देखा गया भारत को किस देश से जोड़ता है। तो किस देश से जोड़ता है बच्चे पेंगशो दर्रा? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। तो चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल बताना है आपको, ठीक है, पेंगशो दर्रा के बारे में। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर, यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण किसका, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कितने लाभ हो सकते हैं अगर रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए। जैसे पहला, मुद्रा मूल्य में वृद्धि होगी क्या इससे? आपको जी हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, स्वाभाविक है। तो भारत के भू राजनीतिक प्रभाव पर, हाँ बिल्कुल ये पड़ेगा, जो आपका जोग्राफिकल पॉलिटिकल जो, ठीक है, उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मुद्रा आघातों के विरुद्ध मजबूती हो जाएगी, क्योंकि अब डॉलर पर निर्भरता नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता को कम कर सकता है। हाँ, यहाँ पर चारों बातें एकदम सही हैं।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कथन कारण वाला फिर से है। पहला कथन क्या है, पिंग चू रिंग इस प्रकार से किए जाते हैं ताकि पीड़ित का विश्वास जीतकर उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित करके वित्त धोखाधड़ी क्या कर दिया सकते, धोखाधड़ी उसके साथ की जा सके। बिल्कुल एकदम सही है, इसको पिग वोचरिंग कहा जाता है, तो बात एकदम सही है। और इसका नाम उस रणनीति से लिया गया है जिसमें वित्त शोषण से पहले पीड़ित को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कत्ल से पहले शुगर को मोटा किया जाता है कि खा ले, ठीक है, तेरा तो बलि चढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है, तो करेक्ट आंसर ए आ जाना चाहिए था। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट नाग के बारे में पूछा बच्चे, बताइएगा नाग। नाग MT2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के बारे में। नाग नाग है, नागमणि है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एक आप देखोगे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, दागो और भूल जाओ। इसे न्यूनतम और अधिकतम सीमा दोनों पर लक्षित करने भेदने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। यह किसी भी मौसम में भारी आप देखोगे जो वातरक्तवंद शत्रु टैंकों को निशाना बनाने में सक्षम होता है। तो तीनों बातें सही हैं, तो एक बार नाग के बारे में आवश्यक रूप से पढ़ें कि नाग क्या है। नेक्स्ट, क्योंकि डिफेंस से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भार्गवास्त्र के संदर्भ में पूछा है, किसके बारे में, भार्गवास्त्र के बारे में। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे ड्रोन समूह मतलब कि वार्म अप ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया। यह 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे से ड्रोन का पता लगा सकती है। यह प्रणाली मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ में लगभग 64 से अधिक माइक्रो मिसाइल दागने में सक्षम है। कितनी, 64। आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है बच्चे, ठीक है। क्यों गलत है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये 6 किलोमीटर जाती है और इसको जो ख़ासतौर पर विकसित करने का प्रयास किया है वो आप पढ़ते हैं ईल के बारे में। इसके बारे में, ईल के बारे में आप पढ़ते हैं, चूँकि ये इकोनॉमिक एक्सप्लेसिव जो आपकी लिमिटेड कंपनी है उसने किया है, DRDO ने। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। करेक्ट आंसर देखो ना, जहाँ 2 है उसको कट कर दो, आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो कभी कभी आपको क्या है, गलत छांट लेना है, और जब आप गलत छांटोगे तो आपको सही मिल ही जाएगा। ये 33 का हमने पासेस, सॉरी 23 का पासेस आपसे पूछा था, जो आपके पैंगोशू जो आपका पास है। 24 नंबर, 25, 26 एंटी नाग 27 भार्गवास्त्र जो आपकी मिसाइल है उसके बारे में। चलिए क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, लापेराश अभ्यास। ये अभी चर्चाओं में रहा था बच्चे, ठीक है, लापेराश अभ्यास। अब ये क्यों चर्चाओं में रहा, इसका क्या रीज़न है। पहला, यह फ्रांसीसी नौसेना के नेतृत्व में भारत फ्रांस के क्षेत्र में आयोजित एक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास रहा है। यह अभ्यास भाग लेने वाली नौसैनिक समुद्र जो आप देखोगे सेनाओं के बीच में समुद्र सुरक्षा और अंतःक्रियात्मक क्रियाशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वर्ष 2025 के संस्करण में भारत सहित 9 देशों की भागीदारी देखी गई है। तो ये बात सही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा, 2024 की प्रीलिम्स की परीक्षा में भी यहाँ से आया और अब भी मोस्ट है, चाहे वो वाइट हाइड्रोजन हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, ग्रे हो, ठीक है, ग्रीन हो, पर्पल हो, तो इनको आवश्यक रूप से पढ़ें। भारत की स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो इंजन के बारे में आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर।
भारत का जो हाइड्रोजन ट्रेन इंजन लगभग 1200 कितना है हॉर्स पावर का उत्पाद करता है, जो कि वैश्विक स्तर पर अपनी श्रेणी में सबसे अधिक है। बिल्कुल बात सही है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन वर्तमान में हाइड्रोजन स्वचालित ट्रेनों का संचालन करने के लिए अन्य देश हैं। बिल्कुल दोनों बातें सही है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हल्दी बोर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बताइएगा। अब इन्होंने हल्दी बोर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछा बल्कि हल्दी से पूछा गया। इसका मुख्यालय इरोड तमिलनाडु में है और जो जल्दी ही हल्दी का एक प्रमुख केंद्र भी है। क्या पहला एकदम सही है? तो आपको कि नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय जो हल्दी बोर्ड है इसका मुख्यालय की बात कर ले तो निजामाबाद तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना। और कहाँ पर? निजामाबाद। ठीक है, तो पहला एकदम रॉन्ग। बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो जो बोर्ड होता है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। ये सही है कि भारत विश्व स्तर पर हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भी है। हम दुनिया में निर्यात भी करते हैं, उपभोग भी सबसे ज़्यादा करते हैं और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा ही करते हैं। नेक्स्ट बताइएगा बच्चे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 31 का पूछा गया है। विशेषताओं पर विचार करें। अब 4 स्टेटमेंट है। अत्यधिक आप देखोगे तरल लावा, एक अधिक बेसाल्ट प्रस्फुटन, हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, निम्न सांद्रता लो वेलोसिटी और ज्वालामुखी विस्फोटन से उत्पन्न है। तो किसकी बात की जा रही है बताइएगा? ये कुछ प्रकार की ज्वालामुखी बात हो रही है, तो सबसे अच्छा जो प्रतिनिधित्व है वो मिश्रित ज्वालामुखी बात हो रही है। हैं मिश्रित की हो रही है? बताइए किसकी हो रही है? बताइए बच्चे किसकी बात हो रही है? मिश्रित की हो रही है या किसी और की बात हो रही है? देखते हैं। मिश्रित कहीं लगा रहे हैं बच्चे? नहीं बच्चे, ये मिश्रित की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये बेसाल्ट का आप देखोगे क्या है, बाढ़ का एक बेसाल्ट प्रांत के रूप में है, क्योंकि हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और एक अधिक बेसाल्ट प्रस्फुटन है, तरल है और लो वेलोसिटी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भू आकृतियाँ जैसे कि आप देखोगे स्टेक्टाइट्स और सिलेमाइट्स जैसे भू जो आप स्तंभ मुख्य रूप से इसके परिणाम है। तो जब भू निक्षेपण होता है तो अगर मान लीजिए कोई कैनाल है ऐसे बनी हुई, तो उस कैनाल में इस तरीके से ये लटके रहते हैं क्योंकि पानी ऊपर से निक्षेपित कर जाता है, तो इस तरीके से लटकी रहेंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या बच्चे पढ़िएगा। तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में कथनों पर विचार किया जाए। आपने तापमान जो व्युत्क्रमण है इसके बारे में आवश्यक रूप से पढ़ा होगा, अपने पास से भी इसने चीज़ों को आपने जरूर देखी होंगी। देखिए ये पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं, ये है तब निर्मित होता है जब नॉर्म प्लेफ्स रेट विपरीत हो जाते हैं। सही बात है। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के पास में शीतल पवन के ऊपर उष्ण पवन का दाब बढ़ जाता है। यह वायुमंडल में पवन के ऊर्ध्वाधर मिश्रण को बढ़ाता है। नहीं, ऊर्ध्वाधर को नहीं बढ़ाता है, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नहीं लंबवत बढ़ाता है। तो तीसरा गलत है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तुषार फोग, जब आपके इन्वायरमेंट में छोटे छोटे धूलकण हों, उसी में तीव्र गति से चलती हुई हवाएं हो, उसमें एटमॉस्फेयर हो, तो उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में आपको रखना है। क्या है ये खास तौर पर यह तब निर्मित होता है जब धूलकणों और धूलकणों पर अधिक जलवाष्प जो आप देखोगे बनने वाली, ठीक है, जलवाष्प वाली जो पवन तेजी से शीतल कर देती है, तो तब ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा इंग्लिश मीडियम। थर्टी 32, 33, 34। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड क्वेश्चन पूछा है। ये महासागरीय धाराओं पर पूछा और इधर कह रहे हैं जो आपकी शीतल महासागरीय धारा है। जो आपकी कुरोशियो की धारा है, मुझे बताइएगा ये ठंडी है? नहीं सर, ये आपकी गर्म जल धारा है और ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो यहाँ पर जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर जापान के तट वाले ऊपर वाले क्षेत्र में।
तो पहला जहाँ है उसको कट कर दो, आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर बी है। जो केनरी की धारा है, हम्बोल्ट की धारा, बेनवेगल की धारा है, ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे केनरी की धारा आप पढ़ते हैं खासतौर पर उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में आपको मिलेगा। हम्बोल्ट की धारा तो आपको मालूम ही है, ये सबने एक तरीके से मैं कहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका, सॉरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आपको मिलेगा, इक्वाडोरियल वाले क्षेत्र में, खासतौर पर चिली। और बेंगोलिया की धारा जो है ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में है, तो उत्तरी ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल तो हो ही रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य की राजधानी भौगोलिक रूप से कर्क रेखा के सबसे दूर है? ऐसा क्वेश्चन 2018-19 में यूपीएससी ने पूछा था, और ये खासतौर पर पूछा था दिशांतर, निम्नलिखित में से दिल्ली से देशांतर गुजरती है तो उसके कौन सा, या दिल्ली से सबसे नज़दीक कौन सा, ऐसा कुछ पूछा था आपसे, ठीक है। तो ये कौन है बताइएगा, कौन है बच्चे? जो रायपुर है छत्तीसगढ़ का, वो उसी वाले बिल्कुल एकदम किस पर है, कर्क रेखा वाले क्षेत्र पर है, तो रायपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, कुछ चोटियाँ देके रखी हैं, जैसे ये कह रहे हैं गड़जात की पहाड़ियाँ, ये मलयगिरी में है, इलायची की पहाड़ियाँ अनोमुदी में है, मीकरी की पहाड़ियाँ नामचा बरुआ वाले क्षेत्र में। कितने सही हैं? तो आपको हो गए तीनों सही हैं, क्योंकि अगर हम देखें दोदा बेट्टा जो नीलगिरी में नीलगिरी की पहाड़ियों के रूप में अवस्थित होता है, मीकरी की पहाड़ियाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामचा बरुआ हिमालय के जो पूर्वी क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहाड़ियों की छोटी जैसे मलयगिरी की पहाड़ियाँ, अनेमुदी की पहाड़ियाँ हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। इलायची की पहाड़ियाँ इसको हम कहते हैं अनेमुदी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं 38 नंबर पे क्वेश्चन में कि खैर, नीम, खेजड़ी और पलास भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन की वृक्ष आप प्रजाति में रखेंगे? इजी है, इजी है। कैसे होते हैं ये? कांटेदार वन होते हैं, तो कटीले होंगे। खेज, खजूड़ी आप पढ़ते हैं, खेज और खजूड़ी, नीम और की, ठीक है। तो ये राजस्थान के रीजन में आपको खास तौर पर मिलेगा। अच्छा, इसका राइट आंसर आपको करना है बच्चे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यूपीएससी ने भी आपसे 2024 के प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, और गंगा की सहायक नदियों पर वो क्वेश्चन था। तो ये बताइएगा कितने नंबर का क्वेश्चन है? 39। माही, साबरमती, नर्मदा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको सही से टैकल कर पाए तो पिक कर गए तो बन जाएगा। उत्तर से दक्षिण बतानी है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ताप्ती तो बाद में आएगी, ये तो हमें पता है। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। ये मैपिंग से क्वेश्चन था बच्चे, समझे कि नहीं? चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये कह रहे हैं बेनगंगा, सबरी, मंजरा और मूसी, कह रहे हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। देखो बेटे, मूसी जो नदी है ये कृष्णा की है। किसकी है? सॉरी, कृष्णा एक सहायक नदी है, कृष्णा, उसकी सहायक नदी है मूसी। तो जहाँ 4 नंबर है उसको कट करो पहले, तो आंसर बी और सी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 1 तो और 3 तो सही है। आपको लगता है सबरी, सबरी क्या इसकी सहायक नदियों में से एक है? तो आप कहोगे जी हाँ, सबरी इसकी सहायक नदियों में से एक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पैनगंगा, बैनगंगा, शबरी, इंद्रावती, मंजीरा, प्रवाह, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट, धर्मसभा के बारे में क्वेश्चन आ गया। धर्मसभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं धर्मसभा को लेकर के। ये कह रहे हैं यह वर्ष 1830 में राधाकांत देव द्वारा जो आपके प्रगतिशील सुधार आंदोलन के रूप में रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के रूप में स्थापित किया गया था। यह संगठन सती प्रथा के निरंतर जारी रहने का सक्रिय समर्थन करता था, जो आपके सामाजिक रीति रिवाजों पर अपने रूढ़िवादी रुख के बावजूद इसने लड़कियों के लिए भी आधुनिक शिक्षा का स्वागत किया। पूछा है कौन सा ये सही है, तो बच्चे बताओ कौन सा सही है। तो आप कहोगे इसमें सर सहारे के सारे सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट,
दिल्ली घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में कूट कूट के आप पढ़ते हैं इसको। इसके बारे में दिल्ली में घोषणा पत्र। अब देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं दिल्ली के घोषणा पत्र के बारे में। पहला, यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में विफल होने के बाद जारी किया गया था। देखो बच्चे, ये खासतौर पर 2 नवंबर 1929 को खासतौर पर दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला गलत है। पहला गलत है तो आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक आपको मिलेगा, जहाँ एक है वो आंसर हो ही नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। क्यों है? क्योंकि इसकी प्रमुख मांगों में से एक भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की तत्काल लागू करना था, और इसने प्रस्तावित किया था कि गोलमेज सम्मेलन को संविधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिए। किसने कहा था ये? दिल्ली घोषणा पत्र ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले जो इंग्लिश मीडियम है बेटा, वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 35, 40, 36, 41, 37, 38, 39 और 24, सॉरी 84, 82, नॉट 4, 82। तिरालीस नंबर, एड्रयू फ्रेजर के तहत गठित पुलिस आयोग के संदर्भ में पूछा है, बताइएगा कितने सही हैं? 43। ये कह रहे हैं कि कांस्टेबलों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना, क्या इसने खासतौर पर स्कूलों को ऐसे बनाने का प्रयास किया था या नहीं? तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है एकदम आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुभव के आधार पर जो आपके कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ पदोन्नति दी जाएगी। हाँ, केंद्र में आपराधिक गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की जाएगी, ये भी बात एकदम सही है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। पूछा था जो आपका वास्तव में आयोग की अनुशंसा पर की गई है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर, रियासतों और सरकार के बीच में संबंधों की एक प्रकृति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई है? जैसे आपसे पूछा गया है, लायल समिति है, कैपेबल समिति है, बटलर समिति है, स्ट्रेटेजी समिति है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये कौन सी थी? बटलर समिति के रूप में इसको जाना गया है, और ये 1927 में इसको गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे, सरदारी लड़ाई जो कि 1858 से 1890 के आंदोलन के बीच में, यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और उराव जनजातियों के नेतृत्व में एक विद्रोह के रूप में उभरा था। तो क्या पहला एकदम सही है? जी हाँ, पहला एकदम सही है। आंदोलन मुख्य रूप से अपनी स्थापना में हिंसक पर निर्भर था, नहीं, ये अहिंसक पर निर्भर थे। ठीक है, इनकी अपनी कहानियाँ थी बिरसा मुंडा को लेकर के। तीसरा है कि इसकी प्रमुख मांगों में से एक वेगारी के नाम से जाने वाली बाल आप देखोगे श्रम का उन्मूलन था। तो पहला तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सम्राट अकबर के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछे हैं चलिए देखते हैं। सम्राट अकबर की धार्मिक नीतियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, सम्राट अकबर को लेकर, अकबर द्वारा जारी चित्तौड़ के फतेहनामा में धार्मिक मुहावरों का आह्वान किया गया था और राजपूतों के खिलाफ अभियान को जिहाद के रूप में वर्णित कर दिया गया, जो धार्मिक रूढ़िवादी के लिए एक चरण को दर्शाता है। तो पहला एकदम सही है। वर्ष 1579 में महर की घोषणा ने अकबर को उलेमाओं के बीच आम सहमति को दरकिनार कर दिया और कानूनी निर्णय जारी करने में सक्षम बनाया, बशर्ते कि वे कुरान की अनिवार्यता भिक्षु नहीं, ऐसा नहीं है अनिवार्यता, कुछ शब्द ऐसे हैं कि उसको जो आपकी नश का खंडन न करते हो। तो यहाँ पर आपका दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। देखते हैं क्या और है। ओके, तो दूसरा गलत था ना, तो आंसर ना तो आपका बी है, ना सी है, ना डी है, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 देके रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, सॉरी, जहाँ पर 2 है इसको कट करेंगे ना, क्योंकि 2 गलत था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट
विजयनगर साम्राज्य पर लगातार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, टेस्ट सीरीज में हमने भी आपसे पूछे हैं। विजयनगर साम्राज्य में न्याय व्यवस्था के संदर्भ में आपसे पूछा गया, बताइएगा बेटा, बताइए बेटा मेरे लाल, बताओ। नायर आप देखोगे व्यवस्था में यूरोपीय सामंती मॉडल का पालन किया गया था, नहीं, यूरोपीय सामंती मॉडल का पालन नहीं था और अनुवांशिक उत्तराधिकार और पदानुक्रम उपसंक्रमण जैसी व्यवस्थाएं विशेषतर रूप से शामिल थी, तो पहला गलत। ठीक है, अब देखो जब पहला गलत है तो आंसर आपको मिलना चाहिए, तो आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सॉरी सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, क्योंकि इसमें न्याय व्यवस्था के तहत में सैन्य नेताओं की भूमिका का नियंत्रण दिया गया था और युद्धों के दौरान सैनिकों को बनाए रखने और राजा की सेवा करने के बदले इससे राजस्व एकत्रित करने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन सैन्य नेताओं को क्षेत्र पर नियंत्रण दिया गया था उन्हें नायक के रूप में जाना जाता था और उन्हें दिए गए क्षेत्र को अरम के नाम से जाना जाता था। तो ये पूछा जा सकता है अरम जो है किससे संबंधित है? जो क्षेत्र दिया जाता है सेनाओं को, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है। तो खास तौर पर क्या है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान विभागों के बारे में पूछा गया, जैसे मंत्रालय हैं और ये हैं। जैसे ये कह रहे हैं जो दीवान ए अर्ज है, ये कह रहे हैं कि शाही फरमान, और आप देखो कि पत्राचार के रूप में आता है। नहीं बच्चे, ये शाही फरमान के रूप में नहीं आता है, ये खासतौर पर सैन्य व्यवस्था के रूप में इसको जाना जाता है कि सैन्य अधिकारी होता है ना, क्या होता है? ये एक सैन्य अधिकारी होता है, दीवान ए अर्ज, सैन्य शासन। तो सेकंड वाला तो गलत है, नंबर दो कट करो पहले। आंसर आपका ए नहीं है, आंसर सी नहीं है, आंसर डी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 1 3 4। देखो ऐसे एलिमेंट मेथड लगता है। जो दीवान ए रियासत है ये बाजारों के परिप्रेक्ष्य से सुनिश्चित करना था, दीवान ए रसल ये धार्मिक मामलों की देखरेख करता था। तो यहाँ पर 1 3 4 सही है, पहला भी एकदम सही है बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पे जाने से पहले आंसर दें वीडियो को पॉज करके। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम एक क्लास में 50 क्वेश्चन कवर करते हैं, एक क्लास में 50। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से करोड़ी शब्द के बारे में पूछा गया। करोड़ी अच्छा सॉलिड क्वेश्चन है। करोड़ी कौन था? यह एक वास्तविक कृषि उत्पादक और कृषि पैदावार का आकलन करने के लिए अकबर द्वारा विशेष रूप से अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, इसको करोड़ी कहा जाता था। तो राइट आंसर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। जिसका आंसर राइट होगा उसको हम देंगे 2 टेस्ट की PDF फ्री। आप बताना है कि मेरा टेस्ट, आप देखोगे कि मेरा राइट था। क्या है? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान मौद्रिक सुधारों के संदर्भ में आपसे पूछा है। अब देखो मैं कहूँगा इकोनॉमी का हिस्ट्री वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। पहला, इल्तुतमिश ने सोने और चांदी के टंका एवं तांबे के जीतल से बनी हुई धातु मुद्रा प्रणाली शुरू की और जिससे सल्तनत के सिक्कों का मानकीकरण हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रारंभ की गई प्रतीक मुद्रा मतलब कि टोकन करेंसी मुख्य रूप से इसलिए असफल हुई क्योंकि इसकी अंकित मूल्य उस धातु के आंतरिक मूल्य से कम थी जिससे इसे निर्मित किया गया था। अब आपको इसमें बताना है कौन सा सही है, A B C D, ठीक है। तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है। और आज की क्लासेस में हम बच्चे आपसे इतना ही चर्चा करेंगे। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड मतलब कि 2 पर, B पर। और तब तक के लिए मल्ला के पढ़ते रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। इसके अलावा जो पहले टेस्ट हो चुके हैं आपके 15-16 और विजन IAS के 15-16 टेस्ट आपको मिल गए। देखो कितने टेस्ट हो गए, 15 टेस्ट, लगभग 14 से 15 टेस्ट विजन IAS के हैं और 15 टेस्ट 16 ये है, 16 टेस्ट आपके GS के दृष्टि IAS के हैं। 5 टेस्ट जो हो गए हैं, 5 से 6 टेस्ट, 6 टेस्ट CSAT के हैं और 3 टेस्ट करंट अफेयर के। मतलब कि मैंने आपको लगभग 2 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दी हैं, ठीक है। और ये कारवा हमारा कंटिन्यूसली आगे चलता रहेगा। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट नंबर नेक्स्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।